दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई कैनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देशी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान भी वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े। तब वो गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए और बहुत उत्तेजित हो गए थे। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल की 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं,
क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है? इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सही मास्टरों की जुबान पर थी कि हेड मास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हरजी लाल नाम के महकाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते हमारे चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय न लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थीं। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे।